नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं सुशील कुमार, आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे होम लोन के बारे में। दोस्तों, यदि आप होम लोन लेने जा रहे हैं और आपका सपना है कि मेरा बहुत ही बढ़िया मकान हो, एक आलीशान मकान हो, एक सुंदर सा मकान हो जिसमें आप रहना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कुछ फंड्स की कमी हो रही है, तो आप कैसे होम लोन लेंगे और किस तरह आपको आवेदन करना है और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं होम लोन में, ये सब सारी चीज़ें हम जानेंगे। इसके अलावा जानेंगे कि होम लोन लेने से क्या क्या बेनिफिट्स है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी आप अपना सपनों का घर बनाने के लिए या आप बना बनाया मकान ख़रीदने के लिए या जैसा भी है, आप जब भी कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए, जब भी आप कोई लोन अपने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेते हैं, उसी को होम लोन कहते हैं। होम लोन में बहुत सारी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है, एनुअली होता है, और ये आपका फ़िक्स भी होता है, फ्लोटिंग भी होता है। फ़िक्स का मतलब होता है कि जैसे ही आपने लोन लिया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने उस समय अवेल कर लिया, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पूरे टेन्योर में क्या रहता है, फ़िक्स रहता है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जैसे जैसे आरबीआई क्या करती है, अपना रेपो रेट बढ़ाती है, घटाती है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होता है, घटता है, बढ़ता है। इससे आपकी ईएमआई पे भी फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, प्रोडक्ट की बात करें तो होम लोन में कई तरह के प्रोडक्ट होते हैं। सबसे बेसिक प्रोडक्ट होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कहने का मतलब ये कि यदि मान लीजिए आप शहर में या शहर के बाहर कहीं भी मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और उस प्रॉपर्टी पे यदि आप मकान बनाने के लिए कहीं बैंक से लोन ले रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रोडक्ट कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट होता है। इसमें यह ध्यान रखना होता है, जब भी आप अपना लोन अवेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिए एस्टीमेट का। एस्टीमेट कहने का मतलब ये है कि आप कितना एरिया कवर्ड कर रहे हैं। 1000 स्क्वायर फीट मान लीजिए कि आप टोटल 1000 स्क्वायर फीट कवर्ड कर रहे हैं, या मान लीजिए 800 स्क्वायर फीट कवर्ड कर रहे हैं, और मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं प्लस फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं। तो इस केस में आपका मान लीजिए अगर 800 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी आप कवर्ड कर रहे हैं, तो 800 स्क्वायर फीट नीचे और 800 स्क्वायर फीट ऊपर, यानी टोटल हो गया आपका जो कवर्ड एरिया है वो 1600 स्क्वायर फीट आपने एरिया कवर कर दिया। तो 1600 स्क्वायर फीट में 1500 का एक नॉमिनल रेट ले लिया जाता है बैंकों द्वारा। और ये यदि आपको इसमें सोचने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने आर्किटेक्ट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको वहाँ वो प्रॉपर गाइड कर देंगे। और इस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 800 स्क्वायर फीट नीचे कवर किया, 800 स्क्वायर फीट आपने फर्स्ट फ्लोर पे कवर कर लिया, तो टोटल कवर्ड एरिया आपको हो गया 1600 स्क्वायर फीट। और 1600 स्क्वायर फीट मान लीजिए जो भी बैंकर आपको अलाउ करता है, 1500 स्क्वायर फीट या 1600 रुपये स्क्वायर फीट या 1700 रुपये स्क्वायर फीट या 1800 रुपये स्क्वायर फीट, मतलब हर जगह का अलग अलग होता है रूल रेगुलेशन। तो जो भी आपको सूटेबल होगा या जो बैंकर जहाँ से आप लोन अवेल कर रहे हैं वो आपको रेट बता देंगे, उसके हिसाब से आप एस्टीमेट बनवा लीजिए। टोटल एस्टीमेट का मान के चलिए बैंक आपको 80 to 90% तक फंडिंग करती है, और बाकी जो रेस्ट अमाउंट होता है मान लीजिए 20% या 10%, वो आप अपने पास रखना होगा। दूसरा प्रोडक्ट होता है हाउस परचेस। हाउस परचेस में क्या होता है कि इसमें आप बना बनाया मकान खरीदते हैं। सपोज दैट जैसे आप किसी गांव में रहते हैं तो शहर में जॉब करते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि मैं उसी शहर में बना बनाया मकान ले लूँ, ताकि जो ये कंस्ट्रक्शन वाला प्रॉब्लम है, या मैं ज़्यादा लोग को जानता नहीं, ना मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को जानता हूँ, और मुझे कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए समय भी नहीं है, तो इस केस में लोग क्या करते हैं, बना बनाया मकान या डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स परचेज़ करना चाहते हैं, तो वो बिल्डर से कांटेक्ट करते हैं। बिल्डर उनको अपने साइट्स दिखाते हैं, प्रोजेक्ट दिखाते हैं, उनमें से यदि किसी को कोई पसंद आ जाता है, या इंडिविजुअल हाउस भी यदि आप किसी पर्सन से ख़रीद रहे हैं, उसके लिए भी बैंक फंडिंग करती है।
इस केस में क्या होता है कि जिससे भी आप खरीद रहे हैं उनके और आपके बीच में एक मान लीजिए एक एग्रीमेंट हो जाता है, वो एग्रीमेंट नोटराइज होता है। उसमें क्या होता है, जो सेलर है उसका नाम होता है और जो बायर होता है उसका नाम होता है, और यदि कोई आपने टोकन मनी दिया है उसका जिक्र होता है, और आपके प्रॉपर्टी की जो बाउंड्री है वो उसमें जिक्र होता है। फिर आप वो एग्रीमेंट लेके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके अपने बैंक के पास या अपने लैंडर के पास जाते हैं, और बैंक क्या करता है, उस जो भी एग्रीमेंट है उसका क्या करता है कि 80 to 90% आपको फंडिंग कर देता है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो बैंकर या बैंक या लैंडर जो भी है आपका है, वो हाउस परचेस या इस तरह के केसेस में क्या करता है, जो आपका चेक होता है वो सेलर के नाम पे बनाता है। मतलब ये है कि जिस दिन आपको रजिस्ट्री कराने जाना होता है उस दिन आप रजिस्ट्री कराने अपने नज़दीकी जो भी आपके नज़दीक में जो भी कचहरी हो आप वहाँ जाते हैं, और वहाँ रजिस्ट्री के टाइम ही क्या होता है, वो जो भी चेक होता है वो वकील आपका हैंड ओवर करता है जो भी सेलर होता है, और आपको पोजीशन मिलता है, और जो ओरिजिनल डीड जो सेल डीड जो एग्जीक्यूट होता है वो बैंक अपने पास एज ए सिक्योरिटी मॉर्गेज कर लेता है। इसको होम लोन इसमें भी होम लोन कंसिडर करते हैं। सेम फ्लैट परचेज में भी ऐसा ही होता है। तो ये सेकंड टाइप का प्रोडक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हाउस परचेज। अगले प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्रोडक्ट एकदम एक तरह से कंस्ट्रक्शन वाले प्रोडक्ट ही होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिपेयर और रेनोवेशन। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है और बना बनाया है, लेकिन क्या करना चाहते हैं कि उसमें आप कुछ और अलग से काम करना चाहते हो। मतलब ये कि मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी ख़रीदा है और उस पर मकान बना हुआ है, लेकिन उसमें टाइल्स मार्बल सब अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं, उसको अपने हिसाब से मॉड्यूलर किचन लगाना चाहते हैं, अपने हिसाब से उसका इंटीरियर सेट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से उसका कलर पुट्टी वायरिंग जो भी है आप करना चाहते हैं। ऐसे प्रोडक्ट के लिए क्या होता है कि आप जब भी बैंक से लोन लेते हैं तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं रिपेयर और रेनोवेशन। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें भी जो बैंकर होता है वो आपसे एस्टीमेट की डिमांड करता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो आपका एस्टीमेट का रेट जो मैंने कंस्ट्रक्शन में बताया कि आपका 1500 1600 1700 1800 यानी 1500 से लेकर 1800 का रेट लग जाता है। लेकिन इसमें जो रेट लगता है वो आपका 800 रुपये से लेके 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट मिलता है। क्योंकि आपका जब बना बनाया मकान है उसमें बहुत ज़्यादा काम करने के लिए नहीं रह जाता है, वो बस इंटीरियर वर्क रहता है, और पुट्टी टाइल्स मार्बल मॉड्यूलर किचन जो भी है इंटीरियर सेट करने के लिए। ऐसे केस में जो लैंडर होता है वो बहुत ज़्यादा आपको फंडिंग नहीं करता है आपके एस्टीमेट के हिसाब से। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस समय जो आपका एस्टीमेट होता है वो एस्टीमेट का 80 to 90% करते ही हैं, लेकिन जो भी एरिया आप कवर कर रहे हैं उसके हिसाब से वो 800 से लेके 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट देते हैं। ये मे भी वेरी कर सकता है बैंकों के नॉर्म्स के हिसाब से। अगले प्रोडक्ट की बात करें जो होता है एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है कि ये भी सेम एज लाइक ए कंस्ट्रक्शन ही होता है। जैसे मान लीजिए आपने ग्राउंड फ्लोर आपने बना लिया है अपने खुद के पैसे से, अब क्या चाहते हैं कि आप अपना फर्स्ट फ्लोर बनवाना चाहते हैं। तो इस केस में बैंक से जब आप लैंडिंग करेंगे तो वो सिमिलर एज ए कंस्ट्रक्शन इस प्रोडक्ट को ट्रीट करेगी। लेकिन चूंकि आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं। एक्सटेंशन इसलिए बोलते हैं कि आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे एक फ्लोर और बनाना चाहते हैं। इसमें भी रेट आपका 1500 से लेके 1800 पर स्क्वायर फीट का रेट लग जाता है। और अगले प्रोडक्ट की बात करें तो अगला प्रोडक्ट है टेक ओवर। ये प्रोडक्ट मान लीजिए ये प्रोडक्ट क्या होता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट या आपके ज़रूरत के हिसाब से ही ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप बैंक ए से लोन अवेल किया, मान लीजिए आपसे 2 साल पहले आपने किसी बैंक से होम लोन अवेल किया, उन्होंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% ऑफ़र किया था, आपने ले लिया। अब कि 2 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हर जगह कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हर जगह कम हो गया।
आप अपने बैंक के पास जाते हैं, एग्जिस्टिंग बैंक के पास, बोलते हैं कि हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अदर बैंक क्या है कि हमको 8%, 8.5% पे ऑफ़र कर रही हैं। अगर आपका एग्जिस्टिंग बैंक आपको उस रेट पे यदि आपको होम लोन दे देता है तो वेल एंड गुड है। अगर मान लीजिए वो नहीं देता है तो आप क्या करते हैं कि अपना होम लोन उठा के दूसरे बैंक यानी बैंक बी में ले जाते हैं। तो जब वहाँ से आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होता है, जब आप उठा के अपने दूसरे बैंक बी में ले जाते हैं तो जो भी करेंट सिनेरियो का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपको मिल जाता है। सपोज़ जब आपका वहाँ पे 10% था तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि एग्जिस्टिंग बैंक आपको ऑफ़र भी कर देती हैं कि मान लीजिए मैं आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो कस्टमर होते हैं वो रुकते नहीं हैं, वो दूसरे बैंक में शिफ्ट करना या स्विच करना पसंद करते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकता है, जैसे जो करेंट बैंकर है उसका रूड बिहेव हो सकता है, वो अपने करेंट बैंक से नाराज़ हो। दूसरा उसका फाइनेंशियल जो है वो जो एग्जिस्टिंग बैंक है जिसमें उसका लोन चल रहा है वो फुलफ़िल ना कर पा रहा हो। जैसे मान लो उसने कुछ पर्सनल लोन ले लिए या कुछ छोटे मोटे ऐसे लोन ले लिए हैं जिसके कारण उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, सॉरी इसका जो ईएमआई बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, उसको क्या कर रहा है जो आपका एग्जिस्टिंग बैंक है वो उसको एक तरह से मैनेज नहीं कर रहा है या उसको कंसोलिडेट नहीं कर रहा है। इस केस में भी क्या करते हैं लोग दूसरे बैंक में स्विच कर जाते हैं। तीसरा रीज़न ये होता है कि जब आपको टॉपअप चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए आपने उस बैंक में 10 लाख रुपए लोन लिए थे, अब दूसरा बैंक आपको सेम ईएमआई में 15 लाख रुपए ऑफ़र कर रहा है, तो उस केस में भी लोग क्या करते हैं दूसरे बैंक में स्विच कर जाते हैं। इसी को बोलते हैं टेक ओवर। और जब आप क्या करते हैं ऊपर से कुछ और पैसे लेते हैं तो उसको बोलते हैं टॉपअप। ये बहुत ही पॉपुलर लोन है। इसमें क्या होता है कि बैंकर को बहुत ही फ़ायदा होता है। इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि उसका जो शुरू के क्रेडिट होता है, शुरू का जो रिस्क होता है, शुरू के जो भी मेहनत होता है वो उसका एग्जिस्टिंग बैंक ऑलरेडी कर चुका होता है। मतलब ये है कि उसका लीगल पूरा टाइटल चेंज उसका एग्जिस्टिंग बैंक चेक किया होता है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री उसका बैंक चेक किया होता है, उसके रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन होता है, उसका एफआई होता है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें जो भी फैक्टर जो लोन में आते हैं वो सारे सब चीज़ें चेक हुआ रहता है, वो वेरीफाइड कस्टमर होता है। इस केस में दूसरा बैंक क्या करती है उसको टेक ओवर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है क्योंकि उनका रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होता है। और दूसरे बैंक क्या करते हैं उनको टॉप अप ऑफ़र भी कर देती है। इस केस में लोग स्विच कर जाते हैं। इसी को बोलते हैं टेक ओवर प्लस टॉप अप लोन। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि होम लोन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों एक्चुअली होम लोन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आप 80C के तहत जितना भी आप इंटरेस्ट एक साल में आप पे कर रहे हैं, आप वो एक तरह से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप अपने एम्प्लॉयर को दे दीजिए। आपका जो भी आपका इनकम टैक्स में जो भी एलिजिबिलिटी होगी आप उतना वेवर हो सकता है। 80C के तहत इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत आपको इनकम टैक्स रिबेट मिलता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही आप होम लोन अवेल करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर्टी आ जाता है, एक फिक्स एसेट्स आता है। ये एसेट्स क्या होता है डे बाय डे अप्रिशिएट होता रहता है। जैसे आप मान लीजिए कार खरीदते हैं, जैसे ही कार आपकी पास आती है, जैसे ही आप उसको रोड पे उतारते हैं वो तुरंत डेप्रिशिएट हो जाती है। मतलब यानी उसका जो कार का कीमत शोरूम में 10 लाख था, जैसे ही आप उसको रोड पे उतारेंगे वो कार की कीमत तुरंत क्या हो जाएगा 1 लाख रुपए घट जाएगी। लेकिन होम लोन के केस में क्या होता है जैसे ही आप प्रॉपर्टी परचेस करके आप अपना मकान बनाते हैं वो डे बाय डे यानी पर डे के हिसाब से वो क्या होता है अप्रिशिएट होता रहता है। यानी उसकी वैल्यू क्या होती है, वो फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या होता है दिन ब दिन वक्त के साथ क्या होता है वो बढ़ता रहता है, यानी अप्रिशिएट होता रहता है, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। यानी आज प्रॉपर्टी जो आप 10 लाख रुपए के लिए आज से 5 साल बाद वो जस्ट डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो सबसे बड़ी फ़ायदा की चीज़ ये होती है कि आपका क्या होता है एक फ़िक्स एसेट्स होता है बहुत ही जिसकी हाई वैल्यू होती है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप उससे कुछ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने होम लोन लिया है, आप अपने जो आपका छत है उसका भी यूज़ कर सकते हैं,
उसको क्या कर सकते हैं, आप किसी मोबाइल कंपनी को दे सकते हैं वो टावर, जिससे आपका इनकम जनरेट हो सकता है। आप मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर में आप रेंट पे दे दीजिए। रेंट पे देने से क्या होता है, वहाँ से भी आपका इनकम आएगा, उस इनकम से आप अपना ईएमआई भी भर सकते हैं। होम लोन के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एज ए इकॉनमी देखें तो सोचिए ज़रा कि जैसे ही आप होम लोन लेते हैं, जैसे ही पैसा आपके पास आता है, वो पैसा क्या होता है, कितने सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एक बार ज़रा सोचिएगा, आप सीमेंट खरीदते हैं, यानी पूरी सीमेंट इंडस्ट्री रन करती है। आप बालू खरीदते हैं, जिससे क्या होता है जो भी खनन सेक्टर होता है वो रन करने लगता है। तीसरा सोचिए, आप ईंट का यूज़ करते हैं, यानी ईंट भट्टे वाले जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, यानी जो भी मज़दूर उससे रिलेटेड है, वो लोग के पास जॉब आती है, उन लोग के पास पैसे आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं आप, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर है, उनके पास जॉब मिलना शुरू हो जाता है, उनके पास पैसा जाना चालू हो जाता है। तीसरा, आप रंग पेंट खरीदते हैं, यानी रंग पेंट की इंडस्ट्री में भी पैसा जाना चालू हो जाता है। इसके अलावा आप फर्नीचर खरीदते हैं, जिससे आपको बढ़ई है, कारपेंटर है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चालू हो जाता है। वुड यानी लकड़ी व्यवसाय को भी क्या होता है, एक तरह से बूस्ट मिलता है। यानी होम लोन में सोचिए, मान लीजिए सरिया है, यानी स्टील की जो फैक्ट्रियाँ हैं उसमें इंडस्ट्री में बूम आना चालू हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जो भी अप्लायंस है वो भी आप यूज़ करेंगे। यानी एक घर बनाने के लिए ओवरऑल जो भी इंडिया के या किसी पर्टिकुलर देश की इकॉनमी होती है वो रन कर जाती है। इसलिए आप जब भी सुनते होंगे कि जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो मार्केट के इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या होता है, रेपो रेट डिसाइड करते हैं। रेपो रेट क्या करता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी हाई करता है, कभी लो करता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो लोग होम लोन कम लेते हैं, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होता है तो लोग ज़्यादा होम लोन लेते हैं। यानी जब इकॉनमी को बढ़ाना होता है तो आरबीआई क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देती है, जिससे मार्केट में मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो होम लोन एक तरह से क्या होता है कि देश की इकॉनमी का एक तरह से ब्लड है, यानी ये मनी को सर्कुलेट करता है, पूरी इकॉनमी में मनी को सर्कुलेट करता है। इसलिए क्या करती है सरकार, होम लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम रखती है। और हर कोई का सपना होता है कि अपना खुद का मकान हो, और हर कोई चाहता है कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी रीज़न होते हैं, जब भी आप होम लोन आप मान लीजिए आप आवेदन कर रहे हैं, आप एलिजिबल भी हो, आप हर तरह से कैपेबल हो कि आपको होम लोन मिल जाए, लेकिन बहुत सारी गलतियां हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, लैंडर या बैंक आपका होम लोन रिजेक्ट कर सकता है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया कि कौन कौन से ऐसे रीज़न होते हैं जिससे आपका होम लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो वो वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो या इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत